हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस अकेडमी पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे थे मेंस ओरिएंटेड लेक्चर्स को, जिसमें हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी के लगभग 6 से 7 लेक्चर को कवर किया था और साथ में इंडियन इकोनॉमिक्स के भी लगभग 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। मैं जल्दी ही वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट कर दूंगा और उसके साथ में हिस्ट्री या साइंस जो भी आप लोग डिमांड करेंगे या फिर इंडियन सोसाइटी या डिजास्टर मैनेजमेंट, उस सब्जेक्ट को भी शुरू कर दूँ। और ये कंप्लीटली आपके जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं हर एक सब्जेक्ट की, साथ में मेरे भी इसमें मेंस के नोट्स इंक्लूड है और साथ ही साथ 2022 और 23 में जो लोग को सेलेक्ट हुए, जो मेरे कांटेक्ट में, उनके भी नोट्स मैंने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। इसीलिए पूरी तरीके से हैंड रिटन नोट्स के रूप में कंपाइल किए गए हैं और जिसकी ऑलरेडी क्लासेस आप लोगों को बहुत अच्छे से लग रही हैं, बहुत अच्छी पसंद आ रही हैं, क्योंकि इसमें मैं बहुत डिटेल से चीज़ों को समझा रहा हूँ जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस, साथ में यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस या आरओ उत्तराखंड पीसीएस, इन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये क्लास है। आप लोग चाहे तो एक बार क्लास को देख भी सकते हो, 2-3 लेक्चर्स को, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से टॉपिक वाइज में जियोमॉर्फोलॉजी को कंप्लीट कर रहा हूं या इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स को कंप्लीट कर रहा हूं। और इसी कड़ी में हम लोगों ने काफी लेक्चर्स कवर कर लिए थे, लगभग 6-7 लेक्चर में काफी टॉपिक कवर हो गए थे। कोशिश रहेगी मेरी आज की जियोमॉर्फोलॉजी को मैं पूरा कंप्लीट कर दूं। और ये पूरे हैंड रिटन नोट्स आप देख पा रहे होगे किस तरीके से बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से इसे सेट किया गया है, जो आपके बहुत काम आने वाली चीजें हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ लिया था और ध्यान देना कि मैं विजन आईएएस की यूपीएससी टेस्ट सीरीज भी करा रहा हूं, जिसमें ये पूरे के पूरे टॉपिक्स लगभग 10 से 15 क्वेश्चन सीधे सीधे मिल रहे थे, जो मैंने टॉपिक आपको कराया केवल जियोमॉर्फोलॉजी में भी। तो इस तरीके से हर एक पेपर में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ से। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा पर्वत रचना, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ओरोगेनी। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और अधिक अपडेट्स के लिए या डिस्कशन ग्रुप के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप लोग इसकी पीडीएफ को परचेस करना चाहते हो, पीडीएफ लेना चाहते हो, तो डिस्प्ले पे आपको एक नंबर मैं नोट कर रहा हूँ या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यही नंबर दिया गया है। आप वहां से मैसेज करके उस नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के भी पूरे सब्जेक्ट्स वहां पे लिस्ट दी जाएगी। आप कोई भी सब्जेक्ट्स को परचेस कर सकते हो, बहुत ही कम प्राइस पे दिए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम समझेंगे कि पर्वत किसे कहते हैं, जिसे आप देखते हैं क्या वो असल में पर्वत है भी या नहीं। जैसे हिमालय, एंडीज, रॉकीज और एटलस, आल्प्स, जितने भी अलग अलग प्रकार के पर्वत आप देखते हो। और पर्वतों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आपने जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट को देखा है, आपने कई सारे घर्षित पर्वतों को देखा है, या ब्लॉक माउंटेन को देखा, न्यू फोल्डेड माउंटेन को देखा हुआ है। तो इस तरीके के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं पर्वतों के। फिर पर्वत की रचना कैसे होती है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, पर्वत कैसे निर्माण होता है, जो आप लगातार पिछले 4-5 लेक्चर में मेरे साथ सुनते हुए आ रहे हो कि हाँ, यहाँ पे अपसारी संचलन होगा या अभिसारी संचलन होगा या समानांतर संचलन होगा। तो यहाँ पे मोड़दार पर्वतों की रचना होती है, कहीं पर ज्वालामुखी होता है, कहीं पर भूकंप आता है। इन सभी प्रक्रियाओं में पर्वत की रचना कैसे हो रही है, इसकी यहाँ पर हम आज के टॉपिक में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और प्लेट टेक्टोनिक का थ्योरी इसमें कैसे काम करती है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसे कैसे डिटेल करेगी कि पर्वत रचना की प्रक्रिया के बारे में। तो सिंपली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पर्वत किसे कहते हैं। भाई, पर्वत, पठार, मैदान, इनमें एक डिफरेंसेस होते हैं। पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था कि पर्वत मिलता है तट के किनारे, फिर उसके बाद पर्वत के साथ पठार भी मिलते हैं, फिर तटीय मैदान भी मिलते हैं, इस तरीके से घाटियां वगैरह सारी चीजें मिलती हैं। पहले लेक्चर मैंने ज्योग्राफी के बताया था आपको। और इसमें आपको बस 2 लाइन आपको इंट्रो में लिखनी है, क्योंकि ये जो 4 हेडिंग दिख रही है ना आपको, इन्हीं 4 हेडिंग्स में आपका मेंस का भी और प्रीलिम्स का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे समाहित है। कैसे समाहित है, जैसे अगर आपसे पर्वत के बारे में पूछा जा रहा है तो पर्वत का निर्माण करने के लिए पृथ्वी की आंतरिक परतों में जो है कि एक बल लगता है। जिस आंतरिक परतों में जो बल लगता है उसे हम अंतर्जात बल कहते हैं। लेकिन वो किस प्रकार का बल लगेगा, वो लगता है पटल विरूपण संचलन जब होता है, इससे निर्मित स्थल स्वरूपों में पर्वत सबसे ऊंची स्थलाकृति होती है। क्योंकि जो पर्वत के लिए जो अंतर्जात बल लगता है पृथ्वी की आंतरिक परतों में, और ये क्यों लगता है अंतर्जात बल, पटल विरूपण क्या होता है, तनाव मूलक क्या होते हैं, संपीड़न बल क्या होते हैं, ये सारे मैंने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी बता दिया है। इसीलिए मैंने वहां पे डिटेल से बताया था कि इन शब्दों का जब मैं बार बार प्रयोग करूंगा आगे, तो आपके दिमाग में वो इमेज क्लियर हो जानी चाहिए कि हाँ, इसी को हम कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। और साथ में कल आपको एशियन की जो एटलस मैपिंग में करा रहा था, जिसमें 4 कॉन्टिनेंट कवर कर लिए थे, एशिया की क्लास कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक पे देखते हैं, अंतर्जात पटल विरूपण संचलन से जो स्थल स्वरूपों पे निर्माण होता है, उसमें सबसे ऊंची स्थलाकृति होती है क्या, पर्वत होती है। और इसकी विशेषता होती है कि इसका आधार चौड़ा होता है, जबकि ढाल तीव्र होता है और शिखर नुकीला होता है। अगर इसकी विशेषता के तौर पर मैंने पहले लेक्चर वाले इमेज को दोबारा आपको दिखाऊं,
तो पहले लेक्चर में मैंने आपको यहाँ पर ये इमेज दिखाई थी और ये मैंने बताया भी था कि किस तरीके से ये इसका आधार जो है कि चौड़ा देखने को मिल रहा है और इसका जो है कि ढाल कैसा है, तीव्र है, ढाल तीव्र है और मतलब कि शिखर भी कैसा है, नुकीला है। यहाँ पे ये शिखर अगर आप देखोगे तो ये नुकीला है। और ये पहले लेक्चर में मैंने डिटेल से बता दिया कि ये पठार कैसे बनता है, मैदान क्या होता है, तटीय मैदान यानी कोस्टल रीजन क्या होते हैं, भ्रंश घाटी कैसे होती है, कटक कैसे होते हैं, ये सभी पहले लेक्चर में आप देख सकते हो। तो यहाँ पर बस इतनी ही तो बातें जो दिख रही है उसी को तो लिखना होता है ना। तो सिंपल आपको बता देना है कि भाई स्थल स्वरूप में पर्वत की सबसे ऊंची स्थलाकृति होती है जिसका आधार चौड़ा होता है और ढाल तीव्र होती है और शिखर कैसा होता है, इसका नुकीला होता है, उसे हम पर्वत कहते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी सेकंड हेडिंग है, ये तो इंट्रो में आपने लिख दिया, सेकंड हेडिंग है कि भाई पर्वतों के प्रकार कैसे होते हैं। तो हम 3 आधार पे पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को देखते हैं। जैसे एक होता है आपका संपीड़न बल के द्वारा, क्योंकि जब संपीड़न बल होता है अर्थात अभिसारी प्लेट संचलन होता है, जहां पर प्लेटें आपस में टकराती हैं एक दूसरे से और यहाँ पे वलन पड़ता है यानी कि फोल्ड पड़ते हैं, कुछ ऊपर जाते हैं कुछ नीचे आते हैं। नीचे आने वाले हिस्से को हम घाटी कह देते हैं, ऊपर उठने वाले हिस्सों को हम पर्वत कह देते हैं। तो यहां से जो पर्वत बनेंगे वो मोड़दार पर्वत होंगे क्योंकि उसमें वलन पड़ चुका है यानी कि मोड़ पड़ चुके हैं। और मोड़ पड़ने का जो प्रमाण होता है वो यही होता है कि उस पर्वतों के बीच में कहीं घाटी भी देखने को मिलेगी, कहीं आपको पर्वत भी ऊंचे ऊंचे देखने को मिलेंगे। और हिमालय पर्वत इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। आप जाओगे तो कई जगह आपको घाटियां भी देखने को मिलेंगी, जैसे देहरादून में देखने को मिलता है और जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, कश्मीर घाटी हो गई। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में भी तो कहीं कहीं पे घाटियां देखने को मिलती, कहीं पे ऊंचे पर्वत, अर्थात यहाँ पे मोड़ पड़ गए हैं, वलन पड़ गए हैं। और दूसरा एक पैटर्न होता है तनाव मूलक बल, क्योंकि इसमें क्या होता है, 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। लेकिन स्पेशली इसमें जो पर्वत बनते हैं वो ब्लॉक पर्वत के रूप में बनते हैं और इनके निर्माणकारी प्रक्रिया के आधार पर हम इसे पर्वत मान सकते हैं निर्माण होने की प्रक्रिया पे। लेकिन अगर संरचना के आधार पर हम कहें तो ये पर्वतों के समान देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो पर्वत होते हैं उनका आधार क्या होता है, चौड़ा होता है, शिखर नुकीला होता है और ढाल तीव्र होता है, साथ में उसमें घाटियों का भी निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे जो ब्लॉक पर्वत होते हैं यहाँ पे ऐसी विशेषता कम देखने को मिलती है। तीसरा एक आप पर्वत देखते हो ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जिसे हम जानते हैं, यानी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, ज्वालामुखी प्रोसेस का। और ज्वालामुखी प्रोसेस को आपको जानने के लिए 7th लेक्चर मेरा जो इससे पहले वाला है वो पूरी तरीके से समझना होगा, क्योंकि वहां पर मैंने लगातार और उससे पहले के लेक्चर्स में भी बताया है कि किस तरीके से अपसारी प्लेट संचलन और अभिसारी प्लेट संचलन पर यानी कि डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इन दोनों ही प्लेट मूवमेंट पर दोनों प्रकार से जो है कि मैंने ज्वालामुखी को डिटेल डिस्क्राइब किया है। तो यहां पर मैं आपको बता दूंगा कि केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया से ज्वालामुखी शंकु से एक ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। जैसे आप चिम्बाराजो को देख सकते हो, फुजियामा को देख सकते हो, ठीक है, ये सभी ऐसे पर्वत हैं जो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी से निर्मित हुए। लेकिन अगर हम निर्माण प्रक्रिया के आधार पर कहेंगे तो इस तरीके से किसी पर्वत का निर्माण नहीं होता जैसे ज्वालामुखी का निर्माण हो रहा है। परंतु संरचना अगर हम देखेंगे तो एक बहुत तीव्र जो है कि ढाल बन जाता है, शिखर नुकीला हो जाता है, आधार चौड़ा हो जाता है, इस आधार पे हम इसे पर्वत कह सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया पे ही मैंने फोकस किया, शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया फोकस नहीं किया, क्योंकि वो होती बेसाल्टिक चट्टान और जो कि कटक तो बना सकती है, नए स्थलखंड बना सकती है, लेकिन वो पर्वत नहीं बना सकती है। अब आ जाओ इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो यहां पर आपने समझा कि अंतरजात पटल विरूपण संचलन से निर्मित स्थल स्वरूपों में पर्वत सबसे ऊंची स्थलाकृति है और जिसका आधार कैसा है, चौड़ा है, ढाल तीव्र है और शिखर नुकीला है। अब बहुत सारे पहली बार स्टूडेंट यहाँ पे आज जुड़े होंगे इस क्लास में, तो उन लोगों के सर से बाउंस कर रही होगी ये चीजें। तो मैंने पहले ही कहा कि ये मैं कुछ चैप्टर जो पढ़ा रहा हूँ आपको, ये टॉपिक वाइज नहीं है कि मैं एकदम रटा दूं, ये एक क्रोनोलॉजी के तौर पर है। क्योंकि जब भी आप मेंस की तैयारी करते हो तो कम से कम आपके दिमाग में क्रोनोलॉजी तैयार होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो। अगर मैं इतिहास की ही बात करूं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले हम आज़ादी की कहानी पढ़ेंगे। आज़ादी से पहले हम आदिकालीन सभ्यता पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य, गुप्त पीरियड, उसके बाद फिर हम देखते हैं मुगल पीरियड को देखते हैं, फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं तो अंग्रेजों का शासन वगैरह। तो एक क्रोनोलॉजी से जब हम पढ़ते हैं चीज़ों को तो हमें ज़्यादा क्लियर होता है, ज़्यादा इमेज क्लियर हो पाती है कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो क्या है। उसी तरीके से ज्योग्राफी का मतलब है कि आप जिस सौर मंडल में रहते हो उसमें हमारा एक ग्रह है पृथ्वी, और पृथ्वी पर रहने से पहले आपको पृथ्वी के अंदर की परतों के बारे में जानना होगा, जो मैं क्रोनोलॉजी से आपको लेकर आ रहा हूं पिछले 6-7 लेक्चर में। तो इसलिए उन लेक्चर्स को जरूर देखिए पहले। तो यहां पर अगर हम पर्वतों की उत्पत्ति की क्रिया विधि के आधार पर हम बात करें तो 3 प्रकार की क्रिया विधि होती है। पहली संपीड़न बल के द्वारा, यानी कि जहां पर क्या होता है, प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वलन पड़ता है आपस में टकराने पर और मोड़दार पर्वतों का यहाँ पे निर्माण होता है। ये वलन कैसा होता है, ये वही वलन है दोस्तों जब एक प्लेट जिसका
डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे झुक जाती है और दूसरी प्लेट यहीं पर रह जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, नीचे जो है कि भूकंप की स्थिति बनती है, ज्वालामुखी की स्थिति बनती है, जिससे ये ऊपर आते हैं तो यहाँ पर पर्वतों का भी निर्माण होता है और ज्वालामुखी भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको मोड़दार पर्वतों का निर्माण देखने को मिला। अब जैसे मोड़दार पर्वत में आप हिमालय का एग्जाम्पल ले सकते हो, यहाँ पर एंडीज का एग्जाम्पल ले सकते हो, एटलस माउंटेन का एग्जाम्पल ले सकते हो, रॉकी माउंटेन का एग्जाम्पल ले सकते हो। ये तमाम जो है कि जो आप हिमालय पर्वत चोटियां पढ़ते, इन सभी का निर्माण इसी पैटर्न पे होता है। अब क्या होगा, इससे रिलेटेड जब प्रश्न बनता है आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में या मेंस में यूपीपीसीएस के, तो इसी पैटर्न को आपसे रिवाइज कराया जाता है। यहां पर आप इसका वितरण देखोगे तो विस्तृत क्षेत्र में देखने को मिलता है और अधिक नियमित भी होता है। नियमित का मतलब होता है एक रेगुलरिटी देखने को मिलती है, उसमें एक पैटर्न देखने को मिलता है जिसको हम वलन पैटर्न कहते हैं। अधिकांश नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति का संबंध अभिसारी प्लेट सीमांत से है। अभिसारी का मतलब होता है जहां पर दो प्लेटें आपस में टकराती हैं और जिसका घनत्व और स्पीड ज्यादा होती है वो प्लेट क्या होती है, नीचे सबडक्शन कर जाती है, और जिसका घनत्व हल्का होता है वो प्लेट ऊपर तैरती रह जाती है। इसी को हम अभिसारी प्लेट संचलन कहते हैं, जिसमें तीन प्रकार की मैंने टक्कर बताई थी। एक तो महाद्वीप आपस में टकरा जाते हैं, जैसे यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकराती है तो हिमालय का निर्माण होता है। और एक होता महासागरीय प्लेट टकराती है, जैसे प्रशांत महासागर की दोनों प्लेटें आपस में जब टकराती हैं तो जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे आइलैंड्स बनते हैं और यहाँ पर भी पर्वतों का निर्माण होता है। तीसरी टक्कर मैंने आपको महासागर और महाद्वीप की बताई थी, जो कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट और प्रशांत महासागर की प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो रॉकी और एंडीज जैसे पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। चीजें रिवाइज हो पा रही हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं चीजें रिवाइज हो रही होंगी, क्योंकि मैं क्विक रिवीजन के तौर पे आपको बीच बीच में एग्जांपल्स बताते जा रहा हूं। तो यहां पर आपने समझ लिया कि हमारा जो पर्वत का निर्माण होता है मुख्य रूप से संपीड़न बल से होता है, लेकिन कभी कभी हमें कुछ पर्वत अर्थात कटक के रूप में हमें समुद्री कटक देखने को मिलते हैं। जो समुद्र से बाहर आ जाते हैं उनको हम आइलैंड कह देते हैं, और जो समुद्र से बाहर नहीं आ पाते, जो कि ज्वालामुखी प्रक्रिया से तो बने हैं लेकिन वो बेसाल्टिक ज्वालामुखी प्रक्रिया से, जो शांत दरार प्रकार से है, तो वो जमीन के अर्थात समुद्र के नीचे ही रह जाते हैं नीतल पर, तो उसे हम कटक कह देते हैं। जैसे तनाव मूलक बल से एक भ्रंशन की क्रिया होती है। तनाव मूलक का मतलब क्या होता है, दो प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो यहां पर क्या होता है, एक भ्रंशन की क्रिया होती है, अर्थात एक गैप बन जाता है इस तरीके का, यहाँ पे एक टूट हो जाती है, चटकन आ जाती है, और जिससे स्थल खंडों का भ्रंश तल से ऊपर नीचे की ओर विस्थापन हो जाता है, और इससे भ्रंश घाटी के साथ आपका एक ब्लॉक पर्वत का भी निर्माण हो जाता है। अब ब्लॉक पर्वत के उदाहरण जैसे मैंने आपको सतपुड़ा नदी बताई थी, मतलब सतपुड़ा की रेंज बताई थी, विंध्यन की रेंज बताई थी, जिनके बीच में नर्मदा नदी बहती है। तो नर्मदा नदी का प्रमाण यह बताता है कि विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में एक घाटी भी है, और साथ में साइड में क्या हो गया, ब्लॉक पर्वत के उदाहरण के रूप में मैंने ये बताया था। सेकंड लेक्चर मैंने ये चीजों को क्लियर किया था, तो सेकंड लेक्चर को देखना आप लोग, वहां समझ में आएगा कि ब्लॉक पर्वत का निर्माण कैसे होता है। तीसरा मैंने केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया से बताया कि ज्वालामुखी शंकुओं का निर्माण होता है। शंकु कुछ इस तरीके से होते हैं, देखने में ये हमें पर्वत लगते हैं, और जिसको हम कहते हैं कि ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो देखने में हमें ये पर्वत लगते हैं, लेकिन असल में ये संरचना के तौर पे तो देखने में लगते हैं कि इनका आधार बहुत चौड़ा है, ढाल बहुत तीव्र है, नुकीला शिखर है, तो संरचना से तो हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी पर्वत है। लेकिन अगर निर्माण कार्य की प्रक्रिया की बात करें तो निर्माण प्रक्रिया के लिए जो संपीड़न बल चाहिए होता है वो यहाँ नहीं देखने को मिलता, बल्कि यहाँ दरारों में चटकन होती है, प्रेशर रिलीज हो जाता है, टेम्परेचर हाई रहता है, जिसकी वजह से ज्वालामुखी पदार्थ बाहर निकलते हैं और बाद में वो जाके एक शंकु का निर्माण कर देते हैं, जिसको हम लोग ज्वालामुखी पर्वत भी कह देते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया आपको केंद्रीय विस्फोटक में मिलेगी। केंद्रीय विस्फोटक का मतलब हो गया जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है और ये ज्यादा तेजी से विस्फोट करते हुए बाहर निकलते हैं। लेकिन जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, अर्थात वो क्षारीय होते हैं। क्षारीय मैग्मा का मतलब हो गया जहां पे बेसाल्टिक मैग्मा पाया जाता है, और यहां पर ये इस तरीके का शंकु निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो ये तीन आधारों पे आप अलग अलग पैटर्न पे पर्वतों को देखते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो यही वाला होता है, क्योंकि ये ओरिजिनल पैटर्न पे माने जाते हैं और इसलिए इनको नवीन मोड़दार पर्वतों के नाम से जानते हैं। जिसमें मैंने अभी आपको कैस्केड रेंज हो गया, कोस्ट रेंज हो गया, रॉकी रेंज हो गया, एंडीज रेंज हो गया, एटलस पर्वत हो गया, हिमालय पर्वत हो गए, कुनलुन पर्वत हो गए, ये बहुत सारे जो माउंटेन्स हैं वो इसी पैटर्न पे तैयार हुए हैं। इज इट क्लियर? उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको रिवीजन भी हो रही होंगी, क्योंकि पहले ही जो 4 लेक्चर मैंने आपको डिटेल से बताया था, आगे के 2 लेक्चर बस ये रिवीजन हो रहा है। और आज हम जियोमॉर्फोलॉजी जो सीरीज है उसको हम कंप्लीट कर देंगे। फिर कल से हम इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी के बाद क्लाइमेटोलॉजी आएगा, अर्थात जलवायु विज्ञान, कि किस तरीके से सूर्य, सौरमंडल, वायुमंडल, ये सारी चीजें हमारी दैनिक क्रियाविधि को परिवर्तित करती है। 0 से 90 डिग्री की ओर जब हम अक्षांशीय विस्तार पे जाते हैं या देशांतरी विस्तार पे आते हैं तो किस तरीके से तापमान का परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। गर्मी, जाड़ा, बरसात, ये सारी ऋतुओं के बारे में हम
समझेंगे और इनका प्रभाव भारतीय मानसून पे किस तरीके से पड़ता है यह भी हम समझेंगे, कल की क्लास से शुरू हो जाएगा इसी वर्ल्ड ज्योग्राफी में। अब यहाँ पर अगर हम देखें डिटेल से और चीजों को समझते हैं तो आप ये कह सकते हो कि प्लेट विवर्तनिकी द्वारा पर्वत रचना प्रक्रिया का तार्किक और वैज्ञानिक वर्णन करना संभव है। और प्लेट विवर्तनिकी जो रचना है यानी कि प्लेट विवर्तनिकी जो थियरी है उसमें हमने तनाव मूलक बल को भी देखा और साथ में विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया को भी देखा और साथ ही साथ हमने कौन सी प्रक्रिया देखी, संपीड़न बल वाली देखी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। अब बात करते हैं कि पर्वत उत्पत्ति की प्रक्रिया का वर्णन कैसे होगा, यानी कि कैसे पर्वत की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर आपको एक चीजें समझनी पड़ेंगी। पहले तो आपको यहाँ पर एक इमेज दिखा रहा हूं मैं आपको, जो आपको इमेज देखनी होगी। ये जो इमेज आपको देखने को मिल रही है, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ इस तरीके से। ये वाली जो इमेज देखने को मिल रही है, मुझे एक बात पहले आप ये बताइए कि पर्वत में आप जब भी देखते हो तो क्या देखने को मिलता है? चट्टान देखने को मिलती है, चाहे वो आग्नेय चट्टान हो, रूपांतरित चट्टान हो या फिर वो अवसादी चट्टान हो। इट मीन्स कि आपकी इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स भी देखने को मिलती है। लेकिन इन रॉक्स का निर्माण कैसे होता है? जब मैंने आपको बताया कि भाई कई बार तो ऐसा हो रहा है कि महासागर की प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, तो वो तो पानी है, पानी कैसे ठोस में परिवर्तित हो गया? या फिर महाद्वीप और महासागर की जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वो भी पानी है और वहां पे भी पानी और ठोस आपस में मिलकर कैसे एक ठोस का निर्माण कर रहे हैं? या फिर महाद्वीप आपस में टकरा रहे हैं तो यहाँ कैसे अवसाद बनते हैं? इट मीन्स कि जब तक अवसाद नहीं होंगे, सेडिमेंट्स नहीं होंगे, तो पर्वतों का निर्माण नहीं होगा। अब आप कहोगे क्या सर पहले हम सेडिमेंट्स को इकट्ठा करते हैं फिर उसके बाद पर्वत का निर्माण होता है? तो प्रक्रिया यही होती है, लेकिन इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है। कैसे लगता है? जैसे मान लेते हैं कि ये आपने देखा है, पहले लेक्चर मैंने बताया था कि ये क्या है, ये एक महाद्वीपीय प्लेट सीमांत है, अर्थात इसको हम कोस्टल रीजन भी कह सकते हैं। महाद्वीप की प्लेट सीमांत है जहां पे कुछ लोग रहते हैं, जो बीच वगैरह होते हैं, समुद्र वगैरह होते हैं, किनारे की जो एरिया होते हैं कोस्टल रीजन, इसे हम लोग महाद्वीपीय प्लेट सीमांत भी कहते हैं। अब यहां से समझने वाली बात है कि कोई व्यक्ति जो रह रहा होगा, जानवर रह रहा होगा, पेड़ पौधे रह रहे होंगे, या कोई भी ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं क्या हो रही हैं, अवसाद को गिरा रही हैं। किस में गिरा रही हैं? इस वाटर बॉडीज में गिरा रही है जो समुद्र के रूप में है। तो जो तट के समीप आपको जो कचरा देखने को मिलता है, जहां पे समुद्र की गहराई बहुत कम देखने को मिलती है, यहाँ पे जो भी सेडिमेंट्स होते हैं, चाहे वो नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स हो, झीलों तालाबों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स हो, या मृदा अपरदन के द्वारा जो सेडिमेंट्स आते हैं, अवसाद आते हैं, या फिर मानवीय क्रियाओं से जो सेडिमेंट्स आते हैं, अवसाद आते हैं। अवसादों का मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु, मिट्टी, खनिज, ये सारी चीजें, ये सभी जो है कि जो तट के समीप आके रुक जाते हैं, कोस्टल रीजन के आसपास जो है कि इकट्ठा हो रहे होते हैं, उसको हम ध्यान देना मायोजियोक्लाइन बोलते हैं, उसको हम मायोजियोक्लाइन बोलते हैं। लेकिन यही जो अवसाद होते हैं ये यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर ये अवसाद जम गए, ठीक है, धीरे धीरे एक प्रक्रिया में लाखों साल में ये अवसाद जम गए, लेकिन फिर आगे के युग में फिर एक और अवसाद आ रहे थे, और जब ये अवसाद आए तो ये यहाँ न रुक के क्या हुई, यहाँ पर आए और यहाँ से नीचे गिरते चले गए। कहाँ पर आके? क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी रेड कलर में जो दिखा रहा हूं मैं, वो ऑलरेडी यहाँ पर एक बेस बन चुका है, ये यहाँ पे जम चुके हैं। लेकिन पीछे से जो और भी अवसाद आ रहा है मानवीय क्रियाओं से, प्राकृतिक क्रियाओं से, ये अवसाद यहाँ आकर इकट्ठे होने लगे, जिसको हम लोग महासागरीय प्लेट भी कह देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आकर इकट्ठे होने लगे, जिसको यूजियोक्लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? EUGEOCLINE, यूजियोक्लाइन होते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ अवसाद ऐसे होते हैं जो इकट्ठे तो यहाँ हो गए, लेकिन और भी जब अवसाद यहाँ पर आने लगते हैं तो ये अवसाद नीचे सरक जाते हैं ढाल पर आने की वजह से, और ये अवसाद नीचे सरकने के बाद कहाँ जाके रुकते हैं? ओफियोलाइटिस पे रुकते हैं। कहाँ पर? ओफियोलाइटिस पे। तो ये आपके 3 वर्ड हैं, 3 शब्द हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये ऐसे 3 शब्द हैं जो पर्वत निर्माण प्रक्रिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मायोजियोक्लाइन किस प्रकार का अवसाद है, तो आप कहोगे सर ये तटीय क्षेत्र का अवसाद है, कोस्टल रीजन का अवसाद है। यूजियोक्लाइन अगर अवसाद की मैं बात करूं तो ये कैसा सेडिमेंट्स है? ये कैसा सेडिमेंट्स है जो आपके महासागर और महाद्वीप के बीच में इकट्ठा हो रहा होता है। इस वाले पॉइंट पर पहले लेक्चर में मैंने बताया कि ये किस तरीके का ढाल कहलाता है, और उसके बाद एक लास्ट में जाके होता है ओफियोलाइटिस सेडिमेंट से। अब कहोगे आप कि सर इसकी हमें क्या आवश्यकता पड़ रही है, तो मैं आवश्यकता बता दूं कि जब ये महाद्वीपीय प्लेट जब किसी महासागर की प्लेट से टकराएगी या फिर किसी महाद्वीप की प्लेट से टकराएगी, तो यही वो सेडिमेंट्स होंगे जो पर्वत निर्माण के लिए अवसाद की उत्पत्ति करेंगे। अर्थात यही वो सेडिमेंट्स और अवसाद होंगे जो पर्वत निर्माण के लिए जो हमें जरूरी अवसाद चाहिए होते हैं वो यहाँ से हमें मिलते हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये अवसाद इकट्ठे हो कहां से रहे। तो मैंने आपको बताया मानवीय क्रियाओं से, प्राकृतिक क्रियाओं से, खनिज संसाधनों का, जीवाश्म हो गए, पेड़ पौधे हो गए, मिट्टी हो गई, मृदा हो गई, जीव जंतु हो गए, जानवर हो गए, जिंदा मरे सब, ये सभी एक सेडिमेंट्स के रूप में तैयार हो रहे हैं महासागर या समुद्र के अंदर। अब आते हैं प्रक्रिया पे। अगर हम बात करें
तो पर्वत रचना की प्रक्रिया में जो मोड़दार पर्वत होते हैं, इसकी रचना की बात करेंगे तो जो अवसादन होता है, यानी अवसादों का पहले निक्षेपण होता है, डिपोजिशन, और वो डिपोजिशन सामान्यतः महाद्वीप से निकलते हुए महासागर की ओर होता है। जैसे ये देखिए, महाद्वीप से निकलकर क्या हो रहा है, महासागर की ओर हो रहा है। तो जिससे एक सेल अनुक्रम का विकास होता है, यानी लाखों साल में जो है कि 3 अलग अलग प्रकार की सेलों का निर्माण होता है। सेल को हम लोग सामान्यतः क्या कह सकते हैं, यहाँ पे सेल को ये हम कह सकते हैं कि अवसादों का अलग अलग परतों में जमा होना। ध्यान से समझने वाली बात है ये कि क्या हमने देखा कि जब अवसादों का निक्षेपण हो रहा था तो सेल अनुक्रम का विकास हो रहा था। अब अवसादों का अलग अलग परतों में जमा होना ही इसको हम कहते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि आज बहुत सारे लोग गोवा घूमने जाते हैं, मुंबई में रहते हैं, बीच पर रहते हैं, या फिर पुरी में जाते हैं, या साउथ इंडिया के किसी भी कोस्टल रीजन पे जाते हो, तो आज जितना भी वहां पे मृदा अपरदन हो रहा है, मृदा कटाव हो रहा है, पेड़ पौधे जा रहे हैं समुद्र में, खनिज संसाधन जा रहे हैं, या फिर लोगों के द्वारा जो कूड़ा कचरा फैलाया जा रहा है, जो चिप्स के पैकेट वगैरह या जो भी चीजें वहां कपड़े वगैरह छोड़ दिए जाते हैं, या कोई व्यक्ति मर गया, लाश बह रही है, ये सभी चीजें आज आपको दिख रही हैं कि एक तरीके से मतलब कि बायोमास है, जैव भार है। लेकिन लाखों साल बाद यही चीजें एक सेडिमेंट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो लाखों साल बाद अगर कोई ऐसी प्रक्रिया फिर होगी कि पर्वत का निर्माण होगा, तो उसके लिए ये एक अवसाद का काम करेंगे। तो सेलों का एक अनुक्रम होगा जो अलग अलग परतों में जमा होगी। जैसे अगर मैं बात करूं मायोजियोक्लाइन की, तो ये सामान्यतः महाद्वीपीय मग्न तट एवं तटीय मैदान पर डेवलप होती है ये वाली चीज, और इसे हम महाद्वीपीय सीमांत भी कह सकते हैं। दूसरा यूजियोक्लाइन होती है जो कि महाद्वीपीय उभार पर डेवलप होती है, यहाँ पर डेवलप होती है, जो कि महासागरीय सीमांत भी होता है, यानी कि महासागर का अंतिम पॉइंट है, महाद्वीप का भी अंतिम पॉइंट है। तीसरा ओफियोलाइटिस होता है जो कि महासागर के नीतल पर होती है, यानी कि महासागर के फर्श पर होती है, और ये प्लेट सीमांत से दूर महासागर के नीतल पर होती है। ये क्या, ये एक तरीके से फर्श है ना महासागर का, जिसपे ये पानी पूरा जो है कि बह रहा है, ये सारी चीजें, ये पानी इस पे है, तो ये नीतल में जाके होती है। कौन सी, ओफियोलाइटिस, ये आपके नीतल पे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो अवसाद होते हैं उनका डिपोजिशन जब होता है तो 3 अलग अलग लेवल पर इनके अवसादों का निर्माण होता है, मायोजियोक्लाइन, यूजियोक्लाइन और ओफियोलाइटिस का। ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जाता है। अब यहां से क्या होगा अगला स्टेप, कि इसके पश्चात जब ये सेल अनुक्रमों का निर्माण हो जाएगा, मायोजियोक्लाइन, यूजियोक्लाइन, ओफियोलाइटिस का, इसके पश्चात संरचनात्मक विरूपण होगा, यानी कि वलन की प्रक्रिया पड़ेगी, और वलन की प्रक्रिया के दौरान आग्नेय क्रियाएं भी होगी, अर्थात मैग्मा की उत्पत्ति भी होगी। और वलन की क्रिया कब होती है, जब आप देखोगे कि 2 प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, अभी सारी प्लेट संचलन हो रहा है, तो एक प्लेट भारी प्लेट, मतलब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे क्या होता है, सबडक्शन कर जाती है, छेपण कर जाती है, जहां भूकंप भी उत्पत्ति होती है और साथ में ज्वालामुखी की भी। तो ऐसे में आप देखोगे कि कायांतरण या रूपांतरण भी होता है, और समस्थैतिक समायोजन होता है। समस्थैतिक मैंने आपको बताया था, यू स्टैटिक जिसे हम कहते हैं, सु स्टैटिक भी कहते हैं, कि जब पृथ्वी अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात समझ में आ जाएगी कि सर्वप्रथम अवसादों का जब निक्षेपण होगा, सेडिमेंट्स गिरेंगे, फिर सेल अनुक्रमों का विकास होगा, मायोजियोक्लाइन, यूजियोक्लाइन, ओफियोलाइटिस। इन सेल अनुक्रम का जब विकास हो जाएगा तब महाद्वीपीय सीमांत पर अवसाद अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं, अवसाद अधिक मात्रा में निक्षेपित हो गए, और मायोजियोक्लाइन सेल अनुक्रम की औसत मोटाई अधिक होती है। मायोजियोक्लाइन आपको सबसे ऊपर मिलेगा, ये वाला पॉइंट देखे जा रहा है, ये जा रहा है मायोजियोक्लाइन, और ये कौन से छोर पे है, ये आप देखोगे तो कोस्टल रीजन पे है, और यहाँ पे आपको मायोजियोक्लाइन का अवसाद देखने को मिलेगा। जिसके बाद अभिसारी प्लेट सीमांत पर जब टक्कर होगी तो संपीड़न बल से यही जो सेल अनुक्रम का क्या होगा, संरचनात्मक विरूपण होगा, यानी कि जो सेल अनुक्रम है जिसमें सबसे ऊपर आपको मायोजियोक्लाइन देखने को मिलती है, और इसमें वलन की एक प्रक्रिया होगी जिससे मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होगी। क्या समझ में आया यहाँ पर, कि यहाँ पर मायोजियोक्लाइन में एक मोड़दार वलन पड़ेगा जिसमें मोड़दार पर्वतों की संरचना बनेगी, मोड़दार पर्वतों का निर्माण होगा, तो ये मायोजियोक्लाइन कहलाता है। तो यहाँ पे कैसे बना, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही सेडिमेंट्स थे, और अवसादी चट्टान से निर्मित, ध्यान देना कि अवसादी चट्टान से निर्मित मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में छेपित प्लेट का क्रस्ट का आंशिक गलन भी तो हो रहा है, क्योंकि ये देखोगे अगर आप इमेज में, तो यहाँ पे छेपित प्लेट है तो उसका आंशिक गलन भी तो होगा, क्रस्ट का आंशिक गलन, मैग्मा की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये ज्वालामुखी एक तरीके से, ऐसे पर्वत में जो है कि ज्वालामुखी भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो मैग्मा होता है सतह पर आ जाता है, और पर्वतीय क्षेत्र में मैग्मा शीतलीकरण के कारण आग्नेय चट्टान से निर्मित संरचना बन जाती है। और इसीलिए हमने आपको पढ़ाया था कि एक वोल्केनिक चेन, यानी कि किस तरीके से वोल्केनिक क्लस्टर तैयार हो रहा है, वोल्केनिक लाइन तैयार हो रही है, वोल्केनिक चेन तैयार हो रही है ज्वालामुखी की, जो कि आप देखोगे प्रशांत महासागरीय टक्कर पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में पर्वतों के बीच में ही आपको ज्वालामुखी देखने को मिलता है।
और प्लेट टक्कर से क्या होता है, एक तो होता है कि प्लेट का जब सबडक्शन होता है तो आंतरिक परतों में दबाव कम हो जाता है, लेकिन जहां पर दोनों प्लेटें टकरा रही हैं, यहां पर आप देखोगे, अब यहां पर इस वाले पॉइंट पे जहां पर दोनों प्लेटें आपस में टकरा रही है, तो यहां पे टक्कर के बाद क्या होगा, अचानक से दबाव बढ़ जाता है। यहां का तो प्रेशर कम हो गया, यहां का नीचे वाला प्रेशर कम हो गया और टेम्परेचर अधिक था, इसीलिए यहां पे आंशिक गलन होने लगा। लेकिन जो पहले से यहां पर प्रेशर है, ये प्रेशर और बढ़ जाता है दोनों टक्कर होने के बाद। और आपको पता है कि जब प्रेशर बढ़ जाता है और मैग्मा के संपर्क में आने से ये चट्टान भी गर्म हो जाती है। तो टेम्परेचर अधिक और प्रेशर अधिक, ये विशेषता आपको कायांतरित चट्टान की देखने को मिलती है, रूपांतरित चट्टान। इसलिए हम कह सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में हमें चट्टानी संरचना का कायांतरण भी देखने को मिलता है। और अवसादी चट्टान निर्मित पर्वतीय क्षेत्र में मोड़दार क्षेत्रों में आग्नेय कायांतरित चट्टान से निर्मित संरचना भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन के तौर पे आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए निकालोगे कि क्या हमारे हिमालय में अवसादी चट्टान मिलेगी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि जब पहले टेथिस सागर था जिससे ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, तो वहीं पे मायोजियोक्लाइन नाम का जो अवसाद था वो इकट्ठा होता रहा और उसके बाद वो मोड़दार पर्वत में परिवर्तित हो गया। तो इट मीन्स कि वहां पे क्या थी, एक परतदार स्थिति थी, तो अवसादी चट्टान भी मिलती है, वहीं आग्नेय चट्टान भी आपको मिलेगी और कायांतरित चट्टान भी मिलेगी। अब जब बाह्य कारकों के प्रभाव से, ध्यान देना, जब बाह्य कारकों से के प्रभाव से जैसे मानव की गतिविधियां हो गई या प्राकृतिक आपदा वगैरह आ गई, तो ऐसे में एक असंतुलन की स्थिति पैदा होती है और समस्थैतिक संचलन के द्वारा पर्वत पुनः संतुलन की दशा को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए भूकंप भी आता है। और इस प्रकार पर्वत रचना अंतर्जात बल के कारण मंद गति की एक सतत प्रक्रिया है, जो हमें एक रात में नहीं दिखती बल्कि लाखों सालों में, करोड़ों वर्षों में 8,848 मीटर की ऊंचाई का दुनिया का सर्वोच्च माउंटेन हमें देखने को मिलता है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और इसमें लगातार हर साल 2 साल में आप देखोगे कि जो डाटा आता है उसमें पता चलता है कि 1 सेंटीमीटर से अधिक धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि मंद गति से काम कर रहा है। हो सकता है आगे के 50 साल बाद इसकी 9,000 मीटर पूरी ऊंचाई हो जाए। अभी 8,848 आप पढ़ रहे हो, लेकिन हो सकता है कि 50 साल बाद, 100 साल बाद इसमें आप 100-150 मीटर की वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जिससे मोड़दार पर्वत की जो उत्पत्ति और विकास की प्रक्रिया भी हम इससे डिस्कस कर सकते हैं। तो आपने समझा इस पर्वत निर्माण प्रक्रिया के बारे में कि होता क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है। तो भाई पर्वत क्या होता है ये भी मैंने बता दिया, पर्वत के प्रकार कैसे होते हैं तो ये भी हमने बताया कि संपीड़न बल में बनता है मोड़दार, तनाव मूलक में ब्लॉक पर्वत बनता है और ज्वालामुखी पर्वत, ये 3 प्रकार के पर्वतों की डिस्कशन भी हो गई। पर्वत के निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो भी मैंने आपको अवसादी चट्टान के बारे में बताया, और इसमें प्लेट टेक्टोनिक का क्या रोल था कि किस तरीके से सबडक्शन होता है, ज्वालामुखी होता है, प्रेशर टेम्परेचर चेंज होता है, और जिससे मायोजियोक्लाइन क्या होता है, बाद में एक मोड़ पड़ जाता है, वलन पड़ जाता है, जिससे वहां पे पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो इस टॉपिक को आज हमने डिस्कस कर लिया, पर्वत के बारे में आपको पता चल गया कि पर्वत कैसे बनता है। और अब हमारा जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत एक सेकंड लास्ट टॉपिक है जिसको हम सुनामी के बारे में बात करेंगे। क्यों सुनामी आती है? सुनामी सामान्यतः क्या होता है कि पानी का जो अधिक तेजी से बहाव आता है तटों के समीप और बहुत सारे तटों को जो है कि उखाड़ देता है, तटों का अपरदन कर देता है, और तट के किनारे रहने वाले जो लोग होते हैं वो भी जो है कि जलमग्न हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उनका नुकसान होता है। इसी को हम सुनामी कहते हैं। तो सुनामी कुछ और नहीं है बल्कि पानी में अचानक से जो समुद्री बहाव होता है वो अचानक से बहुत अलग पैटर्न में आता है। इसीलिए इससे प्रभावित होने वाले देश क्या होते हैं? सामान्यतः तटीय देश होते हैं या फिर ये कह सकते हैं आइलैंड होते हैं। तो जापान सबसे ज्यादा सुनामी से प्रभावित होता रहा है, और इसीलिए जो सुनामी वर्ड है इसमें आप देखोगे टी साइलेंट है, SUNAMI। बोलने को तो हम सुनामी यही से बोल देंगे, लेकिन टी लगाया जाता है क्योंकि जापानीज कल्चर में टी को साइलेंट कर दिया जाता है यहाँ। इसलिए जो सुनामी है ये एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है कि बंदरगाहों या तटों की ओर आने वाली जो समुद्री लहरें होती हैं, ठीक है, उसे हम सुनामी कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी होगी कि क्या सभी समुद्री तरंगे सुनामी होती है क्या? तो हम कहेंगे नहीं। ऐसे तो लगातार आप मुंबई के बीच पे देखो, गोवा के बीच पे देखो, तमिलनाडु के बीच पे देखो, केरल के बीच पे देखो, या लक्षद्वीप के आइलैंड पर देखो, बहुत सारी लहरें जो हर दिन जो है कि हजारों की संख्या में जो है कि किनारे आती हैं, फिर वापस चली जाती, फिर आती है, फिर चली जाती वापस। तो इसे हम क्या कहें कि क्या सभी की सभी सुनामी होगी? सुनामी वो होती है जिसमें बहुत बड़े स्तर पर जनधन की हानि होती है, जान माल की हानि होती है। तो ऐसे तो सभी समुद्री तरंगे सुनामी नहीं होती हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति का जो मूल कारण होता है वो भूकंप होता है। कैसे होता है आइए डिटेल से समझते हैं इसको हम। और यहां पर आप देखोगे कि भूकंप प्रभावित सभी क्षेत्र सुनामी उत्पत्ति की दृष्टि से संवेदनशील नहीं होते। ये स्टेटमेंट बनते हैं दोस्तों, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में स्टेटमेंट बनते हैं कि क्या सभी समुद्री लहरें सुनामी होती हैं? तो कहेंगे कि नहीं। क्या सभी सुनामी
समुद्री लहरें होती हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सुनामी स्थल खंड पे नहीं आती बल्कि जलीय लहरों के माध्यम से आती है। तो जब सुनामी आ रही है तो इसका मतलब है कि समुद्री लहरें आ रही हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। एक और यूपीपीसीएस प्रश्न बनाता है यूपीएससी कि क्या सभी भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सुनामी की उत्पत्ति होती है। आपको आगे सर हमने तो पढ़ा था ग्लैंस एकेडमी से कि ऐसा तो स्टेटमेंट नहीं था, तो बिल्कुल सही पढ़ा है कि जहां कहीं भी भूकंप की उत्पत्ति हो रही है वहां पे सुनामी आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन जहां पे भी सुनामी आ रही है प्रक्रिया, वहां पे भूकंप होना कंपलसरी है। दोनों में अंतर क्या है? सुनामी के लिए चाहिए दोस्तों वाटर बॉडीज। अगर वाटर बॉडीज के नीचे यानी कि महासागर या समुद्र या नदियों के नीचे अगर कोई भूकंप की प्रक्रिया हो रही है और नदी या समुद्र या महासागर की लहरें बहुत तेजी से तट के किनारे टकरा रही हैं और बहुत बड़े स्तर पे जनधन की हानि हो रही है, जान माल की, तो हम उसे सुनामी कहते हैं। यानी भूकंप आना जरूरी है, लेकिन जहां पर भी भूकंप आ रहा है वहां पे सुनामी आए ये जरूरी नहीं है। नेपाल में भूकंप आता है, उत्तराखंड में भूकंप आता है, लद्दाख में भूकंप आता है, दिल्ली में भूकंप आता है, सिक्किम में भूकंप आता है, तिब्बत में भूकंप आता है। क्या इन क्षेत्रों में सुनामी आती है क्या? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ी वाटर बॉडीज नहीं है जो एक तरीके से तटों के समीप जाके टकराए। भाई यहाँ पे तो कोई समुद्र ही नहीं है। उत्तराखंड कौन से समुद्र पे है? नेपाल के पास कौन सा समुद्र है? भूटान के पास कौन सा समुद्र है? लेकिन फिर भी ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे जो सेंसिटिव जोन है यहाँ पर भी भूकंप बहुत अधिक मात्रा में बार बार आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का समुद्र का स्थापना नहीं है, यानी कि कोई समुद्र नहीं है, इसलिए यहाँ पे समुद्री लहरें नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट बन जाता है आपका क्रोनोलॉजी के तौर पे कि जहां कहीं भी सुनामी आ रही है वहां पे भूकंप आना अनिवार्य है, लेकिन जहां कहीं भी भूकंप आ रहा है वहां पे सुनामी आना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब वाटर बॉडीज नहीं होगी तो कहां से होगा। अब बात आती है कि एक चीज आपको क्लियर हो गई कि सर ये तो वहीं पे सुनामी आएगी जहां पे वाटर बॉडीज होगी, अर्थात महासागर या समुद्र होगा। और महासागर या समुद्र के नीतल पे या उसके तट पर किस प्रकार का संचलन होता है जरा अभी बताओ। अब सारी संचलन होता है ना जहां पे दो प्लेटें आपस में क्या होती है? अलग होती है। ये महासागर के संचलन की विशेषता है। तो यहां आप देखोगे इस बात को समझने के लिए कि अपसारी प्लेट संचलन से उत्पन्न जब भूकंप होता है तो सुनामी तरंगे उत्पत्ति की संभावना कम होती है। अब ध्यान से समझना कि जब भी अपसारी प्लेट संचलन से उत्पन्न होता है भूकंप तो सुनामी तरंगे उत्पत्ति की संभावना कम हो जाती है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जब दो प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा भूकंप तो आता है, हलचल तो आती है, लेकिन सुनामी की उत्पत्ति होने की संभावना कम होती है, क्योंकि कम प्रेशर से होती है। बहुत होता है तो ज्वालामुखी रिलीज होता है और कटक का निर्माण बन जाता है। इसी प्रकार जब महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट सीमांत होता है तो यहाँ पे भूकंप तो आता है जैसे हिमालय में, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार की सुनामी नहीं आती है। तो सबसे ज्यादा जो सुनामी का जो सेंसिटिव जोन होता है वो आपको मैं बता दूं कि प्रशांत महासागर का जो पूर्वी भाग है और महासागरीय महाद्वीपीय अभिसारी प्लेट सीमांत पर के तटीय क्षेत्र में भूकंप सबसे अधिक आता है और यहाँ पे सुनामी की उत्पत्ति होती है। अब जरा देख लो कि महाद्वीप और महासागर कहाँ टकराए थे, याद होगा आपको। तो ये मैंने बताया था कि जो नॉर्थ अमेरिका की पूरी प्लेट है, साउथ अमेरिका की प्लेट है, वो जब प्रशांत महासागर से टकराती है तो उस तट के किनारे भी सुनामी बहुत अधिक देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में जो महासागरीय टक्कर होती है अभिसारी स्तर पे, तो वहां पे ज्वालामुखी द्वीप समूह जो होते हैं, वोल्केनिक आइलैंड होते हैं, जिसमें जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, बोर्नियो, ये सभी जो आइलैंड्स होते हैं यहाँ पर भूकंप से सुनामी उत्पन्न होती है, जो कि जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया विश्व के सबसे संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं इस सुनामी के अंतर्गत। तो आपने एक चीज समझी कि तट के समीप समानांतर प्लेट सीमांत पर भूकंप से सुनामी की उत्पत्ति हो सकती है। इस चूंकि ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्रभावित क्षेत्र भूकंप उत्पत्ति से संवेदनशील होता है, इसलिए तट के समीप अंतः प्लेट ज्वालामुखी प्रक्रिया से प्रभावित क्षेत्र भी सुनामी के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। तो सिंपल से 2-3 कंक्लूजन जो निकल के आए कि जहां कहीं भी भूकंप हो वहां पे सुनामी आना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां पे वाटर बॉडीज नहीं है। लेकिन जहां कहीं भी सुनामी आएगी वहां पे भूकंप आना जरूरी है, तभी वो सुनामी की लहरें ऊपर उठेंगी। दूसरा एक स्टेटमेंट हमने पढ़ा कि जहां कहीं भी भूकंप आ रहा है क्या वहां पे ज्वालामुखी आ रहा है, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये चीजें आपने समझ ली कि जहां कहीं भी भूकंप आ रहा है वहां ज्वालामुखी आना जरूरी नहीं है, क्योंकि भूकंप तो आपके हिमालय में भी आता है, लेकिन यहाँ पे सबडक्शन जो होता है वो गहरी प्लेटों में नहीं होता, बहुत गहराई में जाके सबडक्शन नहीं होता है, इसलिए वहां ज्वालामुखी नहीं आता है। लेकिन जहां कहीं भी ज्वालामुखी आ रहा है, चाहे वो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र हो या फिर नॉर्थ अमेरिका का जोन हो या फिर हिंद महासागर का जोन हो, तो वहां पे अगर ज्वालामुखी आ रहा है तो नीचे की दरारों को, परतों को तोड़ते हुए जब ज्वालामुखी बाहर निकल रहा होता है तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में एक हलचल होती है और वो हलचल भूकंप कहलाती है। इसलिए जहां ज्वालामुखी आएगा वहां भूकंप कंपलसरी है, लेकिन जहां भूकंप आएगा वहां ज्वालामुखी आना कंपलसरी नहीं है। तो ये मैंने प्रूफ भी कर दिया। तो यहां पर आप देखोगे जियोमॉर्फोलॉजी का आपका टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, लेकिन यहां पर एक मैं आपको जियोग्राफिकल टाइम स्केल के बारे में बताना चाहूंगा, जो आपको पता होना चाहिए। भूगर्भिक समय
मापक्रम, किस प्रकार से हम लोग कहाँ कहाँ पे, ये कई बार पूछा था, पर्वत निर्माण प्रक्रिया वगैरह ये सब चीजें। तो जरा इसको देखोगे तो ये समय की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है, जिसको हम लोग क्रोन कहते हैं, ठीक है, क्रोन भी कहते हैं। और ये सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, जिसको हम लोग इपोज कहते हैं। अब जरा हम क्रोन की बात करें तो जैविक घटकों के आधार पे दो कैटेगरी में बढ़ती है। एक होती है आपकी कैटेगरी एजोइक, एजोइक का मतलब होता है विदाउट लाइफ, अर्थात जीवाश्म रहित, और एक होती है फेनेरोजोइक। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपने कई बार पढ़ा होगा कि अरावली पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो एजोइक काल में हुआ, या दूसरी भाषा में कहें हम प्री कैम्ब्रियन युग में होता है। किसमें होता है? प्री कैम्ब्रियन। क्यों पढ़ते हो आप प्री कैम्ब्रियन? क्योंकि प्री कैम्ब्रियन एजोइक का ही पार्ट है जो कि जीवाश्म रहित है, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अरावली के नीचे कोई भी जीवाश्म मौजूद नहीं है। जबकि बाकी जो मोड़दार पर्वत वगैरह हैं, इनको जब आप पढ़ते हो तो सेनेजोइक पढ़ते हो, मेसेजोइक पढ़ते हो, पेलियोजोइक पढ़ते हो, ये अलग अलग चीजें जो कि आपका जीवाश्म युक्त होता है। यहाँ पर जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी, फिर चाहे वो पेड़ पौधों के रूप में हो, चाहे फिर जीव जंतु के रूप में, फिर चाहे मानव के रूप में हो, यहाँ पर जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी, इसलिए यहाँ की संरचना जो बनेगी उसमें जीवाश्म मिलेगा। तो आज ये अब एक एक करके समझाऊंगा मैं आपको। तो क्रोन को हमने सबसे पहले बांटा इरा में, अब इरा को जो है कि हमने बांटा पीरियड में, अब पीरियड को हमने बांटा इपोच में। कैसे हम बांटेंगे? तो देखो, क्रोन को हमने बांटा दो कैटेगरी में, एक एजोइक था और दूसरा फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक में आपको जीवाश्म देखने को मिलता है, लेकिन एजोइक में जीवाश्म नहीं मिलता। इसको हमने आगे चल के तीन अलग अलग इरा में बांटा। जैसे हमने एजोइक को एक इरा में बांटा प्री कैम्ब्रियन, जो कि एक जीवाश्म रहित है, लेकिन फेनेरोजोइक को हमने तीन इरा में बांटा, तीन काल में बांटा, जो कि पेलेजोइक था, मेसेजोइक था और सिनेजोइक था। आगे चलकर हमने पेलियोजोइक के कई पीरियड बांटे, लगभग जो है कि 6 पीरियड्स में इसको बांटे। जैसे कैम्ब्रियन हो गया, जो आप यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन युग पढ़ते हो ना, तो ये चीज है। ऑर्डोविशियन हो गया, सिल्यूरियन हो गया, डिवोनियन हो गया, कार्बोनिफेरस हो गया और पर्मियन हो गया। तो ये 6 के 6 काल किस में आते हैं? ये पैलियोजोइक में पीरियड आते हैं। लेकिन मेसेजोइक की बात करेंगे, जिसमें आप टेरेसिक पढ़ते हो, जुरासिक पढ़ते हो और क्रिएटर्स पढ़ते हो। तो जुरासिक आपको देखने को कहाँ मिल रहा है? मेसेजोइक पीरियड में देखने को मिल रहा है। फिर वहीं लास्ट में सेनेजोइक पीरियड की बात करेंगे तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसमें टर्सरी होता है और एक क्वार्टरनरी होता है। तो टर्सरी और क्वार्टरनरी की बात करें तो ये आगे चल के इपोच में डिवाइड होते हैं। टर्सरी आपके लगभग 6 इपोज में डिवाइड होता है, जिसमें आप देखोगे पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन और प्लिस्टोसीन। तो मोड़दार पर्वतों का निर्माण जो हमारे हिमालय का वो इसी के अंतर्गत है। तो हम लोग कभी कभी टर्सरी भी ऑप्शन आ जाता है, या टर्सरी से भी और पीछे आओगे तो सेनेजोइक ऑप्शन भी आ जाते हैं एग्जाम में। फोर्थ आप देखोगे इसमें क्वार्टरनरी का भी डिवीजन हो रहा है, जो प्लिस्टोसीन और होलोसीन के रूप में है। वर्तमान में हम लोग होलोसीन के जोन में है। प्लिस्टोसीन एक संक्रमण जोन माना जाता है, क्योंकि ये टर्सरी का आखिरी पार्ट भी है और क्वार्टरनरी का पहला पार्ट भी माना जाता है। तो इस तरीके से आपने ये पूरे टाइम चक्र को देखा, जो कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हैं। एक ही जगह पे पूरा मैंने चार्ट बना रखा है, और आप जब भी इसे रट रहे हो या याद कर रहे हो तो याद रख लो कि कौन सा कैम्ब्रियन होगा, कौन सा जुरासिक होगा, कौन सा सेनेजोइक होगा, कौन सा मेसेजोइक होगा, कौन पेलियोजोइक होगा, कौन ओलिगोसीन होगा, पेलियोसीन क्या होगा। ये सारी चीजें आपको अब तैयार हो जाएंगी यहाँ से। तो इसी को हम जियोग्राफिकल टाइम स्केल कहते हैं। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत रह गया आपका, जहां से आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अभी तक आपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत नहीं पढ़ाया वेगनर साहब का। तो अब हम इसको पढ़ेंगे, वेगनर साहब का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो यहाँ पर अगर हम देखें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये समझना चाहिए, ठीक है। इनके अनुसार ये बताया गया कि जो वेगनर महोदय ने कहा था कि दुनिया में जो हमारा मतलब कि सौरमंडल में जो पृथ्वी ग्रह है, ये करोड़ों वर्षों पहले जो है कि एक लिक्विड फॉर्म में था, ऐसा इनका मानना था। या यूं कहे कि इनका दूसरा परसेप्शन ये था कि जितने भी आज हम महाद्वीप अलग अलग देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका अलग, साउथ अमेरिका अलग, यूरोप अलग, एशिया अलग, ऑस्ट्रेलिया अलग, अफ्रीका कॉन्टिनेंट अलग, ये आपस में एक जुड़े हुए स्थल खंड थे और वाटर बॉडीज अलग थी। यानी इनके कहने का मतलब था पृथ्वी पे 2 चीजें थी, एक पूरा स्थल खंड एक जुड़ा हुआ, और दूसरा जो है कि केवल वाटर बॉडीज थी। तो इसके आधार पे इन्होंने ये सारे स्टेटमेंट दिए कि आज जितने भी आप पॉइंट्स को देखोगे, जितने भी आप चीजों को कनेक्ट करोगे, ये कहीं ना कहीं आपस में एक ही स्थल खंड थे, लेकिन समय के बाद धीरे धीरे ये क्या होने लगे, एक अलग अलग स्थल खंड बन गए हैं। तो यहाँ पर हम इससे संबंधित कुछ बातें करेंगे कि क्या क्या भूमिका थी, सिद्धांत का वर्णन कैसे किया, और इस समर्थन में दिए गए साक्ष्यों की बात करते हैं। तो प्रतिपादक के तौर पे अगर हम देखें तो वेगनर जी के द्वारा दिया गया, जो कि असल में एक ऋतु वैज्ञानिक यानी कि बायोलॉजिस्ट थे, और इनका उद्देश्य था कि पृथ्वी की सतह पर अतीत में हुए जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना, कि जो अतीत काल में जो लाखों करोड़ों वर्षों पहले जब जलवायु में परिवर्तन हुआ तो किस प्रकार का था और इनकी मान्यताएं क्या थी।
तो इन्होंने बताया था कि जैसे पहले पृथ्वी एक गोला हुआ करती थी, जिसमें जो वाटर बॉडीज थी, वाटर बॉडीज को इन्होंने जो नाम दिया था वो पैंथालसा कहा था। क्या कहा था इन्होंने? पैंथालसा कहा था कि जितनी भी ये वाटर बॉडीज है ये सारी की सारी एक पैंथालसा है। और इसी के साथ अगर आप देखोगे तो ये एक स्थल खंड था जो आपस में जुड़ा हुआ था, जो आज हमें महाद्वीप अलग अलग दिखता है, ये स्थल खंड जुड़ा हुआ जिसको हम लोग अंगारा लैंड कहते थे, ठीक है, जो अंगारा था। और इसमें भी बीच में एक आपको टेथिस सागर देखने को मिलता है। टेथिस सागर, जी हाँ, जहां पे ट्रांस हिमालय और हिमालय की उत्पत्ति होती है, ये टेथिस सागर है। तो इन्होंने ये भी कहा कि जो टेथिस सागर के ऊपर वाला हिस्सा है वो पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, ये एक साथ जुड़े हुए थे। और जो टेथिस सागर के साउथ वाला हिस्सा, दक्षिण वाला हिस्सा, जो कि गोंडवाना के रूप में जाना जाता था, जिसमें इंडो, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका, यानी कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। तो इन्होंने कहा कि समय के साथ जो है कि धीरे धीरे इनमें परिवर्तन हुआ और ये आपस दो अलग अलग लैंड बन जाते हैं, इसलिए इनको अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड कहा जाता है। हालांकि आप देखोगे भारत में गोंडवाना लैंड में भी साक्ष्य पाए जाते हैं, किसके? कोयले के। तो इसी को इन्होंने कहा कि 3-4 प्रतिपादक यानी मान्यताएं दी कि जो सियाल है, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम से महाद्वीपीय क्रस्ट निर्मित हुई है, जो कि हम लोगों ने दूसरे लेक्चर में प्रूव भी किया था। और सीमा अर्थात कि ये सिलिका और मैग्नीशियम से महासागरीय क्रस्ट का निर्माण हुआ। जितनी भी ये महासागर है, चाहे वो प्रशांत महासागर हो, अटलांटिक महासागर हो, आर्कटिक महासागर हो, हिंद महासागर हो, इसमें इन्होंने कहा कि इसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ। लेकिन जितना स्थल खंड है जिस पे लोग रहते हैं, इसका निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ। सियाल जो थी ये सीमा के ऊपर तैरता था, यानी कि जो महाद्वीपीय क्रस्ट थी ये महासागर के ऊपर तैरती थी। और इन्होंने कहा कि पहले एक बृहद महाद्वीप होता था जिसका नाम पैंजिया होता था। क्या नाम था इसका? पैंजिया, जो कि अंगारा और गोंडवाना लैंड के रूप में जाना जाता था। दूसरा एक बृहद महासागर था, इसका नाम था पैंथालसा। तो इन्होंने कहा कि पृथ्वी पे केवल 2 ही घटक थे। स्थल खंड को इन्होंने पैंजिया नाम दिया और महासागर को जो है कि यानी कि जल मंडल को इन्होंने पैंथालसा नाम दिया। फिर इन्होंने कहा कि ये जो पैंजिया था इसके मध्य में एक टेथिस सागर भी था। ये रहा टेथिस सागर आपका, जो कार्बोनीफेरस युग में जाकर पैंजिया का विखंडन हो जाता है। मतलब इस युग तक जो है कि पैंजिया का अस्तित्व था, लेकिन आगे जाके इसका विखंडन हो जाता है। अब आपको मैं कार्बोनीफेरस अगर युग की बात बताऊंगा तो आप देख पा रहे हो कि ये पेलियोजोइक की बात हो रही है, जहां पे कार्बोनीफेरस आपको देखने को मिलता है। यहां तक के युग में इन्होंने कहा कि भाई पैंजिया का अस्तित्व था, लेकिन आगे चल के ये पैंजिया आगे चल के क्या होता है? टूट जाता है, 2 टुकड़ों में होता है। टेथिस सागर का जो उत्तरी हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, इसको इन्होंने अंगारा लैंड कह दिया। और टेथिस सागर का जो दक्षिणी हिस्सा था, ये वाला, इसको इन्होंने गोंडवाना लैंड कह दिया। अर्थात इन्होंने कहा कि कार्बोनीफेरस युग के बाद पैंजिया का विखंडन हो जाता है 2 अलग अलग टुकड़ों में। तो इसके पीछे इन्होंने एक रीजन दिया, कारण बताया कि किस प्रकार से हमारा जो पैंजिया था वो गोंडवाना और अंगारा लैंड में टूटता है। तो ये कहते हैं कि जो चंद्रमा का आकर्षण बल है और जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे तो पैंजिया का विखंडन हो गया। पैंजिया का कैसे विखंडन होता है? मान लेते हैं कि यहाँ पे ये अर्थ है, ई हो गया, और यहाँ पे ये आपका मून हो गया, यानी कि चंद्रमा। ये अपनी तरफ खींच रहा था और पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही थी। इस वजह से जो है कि यहाँ पर क्या हुआ? एक बल लगा। यानी आपको मैं दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे ये मान लेते हैं ई है, ठीक है, और यहां पर मान लेते हैं एम है। एम जो है कि क्या कर रहा था? मून अपनी तरफ खींच रहा था, फोर्स लगा रहा था, और पृथ्वी अपनी तरफ फोर्स लगा रही थी। इस वजह से यहां पे जो पैंजिया था उसका विखंडन हो। यानी एक बहुत ही कह सकते हो कि एक लॉजिकल बात थी या नहीं थी, ये सोचने वाली बात थी कि एक स्थल खंड का विखंडन केवल 2 ग्रहों के आपस में, यानी कि 2 प्लेनेट के आपस में जो बल था उसकी वजह से हो गया। और ऐसा इन्होंने बताया कि क्रिटेशियस युग में आने तक अटलांटिक महासागर का भी निर्माण हो गया। फिर ये जो पैंथालसा था ये अलग अलग महासागरों में डेवलप होने लगा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। क्योंकि क्रिटेशियस युग तक आते आते इन्होंने बताया कि अटलांटिक महासागर का निर्माण हो गया, जो कि कार्बोनीफेरस के सबसे लास्ट में आता है, कार्बोनीफेरस के बाद। फिर टर्सरी युग में आते हैं, तो इन्होंने कहा टर्सरी युग में आते आते हिंद महासागर का भी निर्माण हो गया। और पैंथालसा के संकुचन से, जब पैंथालसा आपस में संकुचित होता है, यानी कि वाटर बॉडीज, तो यहां से प्रशांत महासागर का भी निर्माण हो जाता है। तो आप देखोगे कि इसी पैंथालसा से अटलांटिक, हिंद और प्रशांत, ये तीनों महासागर की उत्पत्ति होती है। तो ये इनकी मान्यताएं थी कि किस प्रकार से होता है। लेकिन अब प्रश्न उठा कि आप ये कैसे कह सकते हो, ये आप कैसे कह सकते हो कि भाई इसके समर्थन में कोई साक्ष्य तो दीजिए, तभी तो हम मानेंगे कि हाँ आपकी बातों में कुछ दम है कि नहीं। तो फिर इन्होंने कुछ साक्ष्य भी दिए। जैसे इन्होंने कहा कि जिसको हम लोग कहते हैं कि कॉन्टिनेंट का, जिसको जक्स्ट्रा फिक्स ऑफ कॉन्टिनेंट, यानी कि महाद्वीपों का जो परस्पर जुड़ाव है। आप कई सारे महाद्वीपों को ऐसा देखोगे कि अगर उन्हें काल्पनिक तौर पे आपस में जोड़ा जाए तो बिल्कुल सेम वही संरचना बैठ रही है कि आपस में जुड़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं,
अब जैसे यहाँ पर आपके सामने एक एटलस का मैप है, यानी कि वर्ल्ड मैप है। अगर ये कहा जा रहा है कि कैसे करके, अगर आप इस चीज को जरा गौर से करके देखिए, अगर मैं इस वाले पार्ट के बीच में जो रेड सी दिख रहा है, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये वाले पार्ट में आके ये वाला कॉर्नर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। यानी कह सकते हो कि ये वाला जो कॉर्नर है वो कुछ इस तरीके से अगर मैं इसमें ले आके यहाँ पे चिपका दूं तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। और साथ में ये वाला जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका निकला हुआ है इस तरीके का पार्ट, ये पार्ट सीधे जाके यहाँ इंडिया के जो आपको खंभात की खाड़ी में दिखता है इस वाले पार्ट में जुड़ सकता है, इस वाले पार्ट में, ठीक है। ऐसा ये माना जाता है कि ये वाला पार्ट जो है ये वाला यहां से जाके इसमें जुड़ सकता है बिल्कुल। और इसी तरीके से इन्होंने यह भी कहा कि ये जो मेडागास्कर का पार्ट है, अगर आप इसे नहीं जोड़ोगे तो आप मेडागास्कर को भी देख सकते हो, इस पार्ट को सीधे ले आके यहाँ पे जोड़ा जा सकता है और ये वाला जो एरिया ये पश्चिमी घाट से जुड़ जाएगा और ये वाला यहाँ से जुड़ जाएगा। ये एक इन्होंने प्रमाण दिया है। दूसरा, ये ऐसा भी बताते हैं कि अगर आप गौर करेंगे, देखिए ऐसा इन्होंने बताया कि महाद्वीपों का परस्पर जुड़ाव कैसे होता है। अगर मैं एक इमेजिनरी तौर पे अगर आपसे कहूं कि ये वाला जो पॉइंट है, अगर आप इसको यहाँ पे जाके सेट कर दो इस छोटे से पॉइंट पे बर्मा के नीचे, और ये वाला जो ऊपर का उठा हुआ हिस्सा ये वाला, इसको आप यहाँ पर ले आके सेट कर सकते हो इस तरीके से। ऐसा ये इनकी मान्यता है, मेरी मान्यता नहीं है, ये इनकी मान्यता है, ऐसा इन्होंने बताया। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि ये वाला जो गैप दिख रहा है आपको, ये वाला गैप जो रेड कलर से मैं कर रहा हूं, आप इसको देखोगे कि ये वाला जो गैप दिख रहा है इसको आप चाहे तो इस वाले पार्ट से भर सकते हो, यानी ये वाला पार्ट इसमें जाके एडजस्ट हो जाएगा, ऐसा इनकी मान्यता। और ये जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है ये आके इस पे बैठ जाएगा। तो ऐसा इन्होंने बताया कि इसीलिए इनको लगता है कि कहीं ना कहीं महाद्वीपों का क्या हुआ है, विखंडन हुआ। तो एक प्रमाण तो इनका लोगों को लगा कि हाँ हो सकता है भाई कि ये इस तरीके से अफ्रीका और साउथ अमेरिका आपस में कनेक्ट है, तो ये इनका प्रमाण चलो ठीक लगा कि चलो आपने जो प्रमाण दिया ये कुछ लॉजिकल लगता है कि हो सकता है ऐसा कभी हुआ हो हजारों करोड़ों वर्षों पहले। लेकिन फिर इन्होंने दूसरा प्रमाण दिया कि संरचनात्मक और आस्तरिक प्रमाण भी आपको देखने को मिलेंगे। दो अलग अलग महाद्वीपों की एक जैसी परतें और एक जैसी चट्टानें भी मिल रही हैं। जैसे मान लेते हैं कि जो साउथ अमेरिका मतलब कि आपका जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, मेडागास्कर का पार्ट है, यहां पे जिस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है वैसी संरचना आपको पश्चिमी घाट के तट पर देखने को मिल सकती है, गुजरात के नीचे देखने को मिल सकती है। सेम वही संरचना, सेम वही चट्टान। या फिर आपने मिस्र के पास जो लाल सागर के पास वाली जो बॉडीज देखी, सूडान वगैरह की देखी, मिस्र की देखी, इथोपिया की, यही सेम प्रकार का आपको सऊदी अरब, यमन और ओमान वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो अलग अलग कॉन्टिनेंट है जो कभी पूर्व में कभी जुड़े नहीं होंगे, तो सेम संरचना का प्रमाण कैसे मिल जाता। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये कभी ना कभी आदि काल में, हजारों साल पहले, करोड़ों साल पहले ये आपस में संरचनाएं जुड़ी हुई थी, इसलिए यहाँ पर एक जैसा जो है कि संरचना और चट्टान का प्रभाव देखने को मिलता है। फिर उन्होंने कहा कि तट के किनारे जो भ्रंश स्थल का निर्माण हुआ, जैसे महाद्वीपों के विखंडन की प्रक्रिया से मेडागास्कर अलग निकला, तो गुजरात में जो है कि कच्छ की मतलब खंभात की खाड़ी बन गई, या हॉर्न ऑफ अफ्रीका, रेड सी या साउथ अमेरिका, यहाँ पर आप देखोगे महाद्वीपों का विखंडन हुआ। फिर वहीं पे इन्होंने बताया कि पूरा जलवायु प्रमाण के रूप में, फिर आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने बताया उस पर इन्होंने फोकस किया कि जीवाश्मिक प्रमाण भी आप देख सकते हो फॉसिल एविडेंस के रूप में, यानी कि जीवाश्म के तौर पे। इन्होंने कहा कि जो रेप्टाइल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लैमिंग का जीवाश्म आपको नॉर्वे में देखने को मिलता है, स्वीडन में देखने को मिलता है और नॉर्थ अमेरिका में भी मिले। भाई नॉर्वे और स्वीडन तो समझ में आता है कि यूरोपीय महाद्वीप के देश है, लेकिन इसके प्रमाण किस प्रकार से इस जीवाश्म के प्रमाण नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिल गए। भाई नॉर्थ अमेरिका तक जाने के लिए एक बहुत बड़ा अटलांटिक महासागर तय करना पड़ेगा, लेकिन जब अटलांटिक महासागर बना ही नहीं था, जब सारे कॉन्टिनेंट एक में थे, तो नॉर्थ अमेरिका से ही जुड़ा हुआ स्वीडन और नॉर्वे था जो आपस में कनेक्ट थे। इसलिए ये जीवाश्म जो है कि दोनों जगह पे सेम कॉन्टिनेंट पे मिल जाते हैं, सेम जगह पे मिलते हैं। तो इमेजिन कर पा रहे हो, अगर आप मेरे साथ एटलस की क्लास किए होगे तो उसमें नॉर्थ अमेरिका, कनाडा वाला पार्ट, लेब्राडोर का पार्ट, ग्रीनलैंड का पार्ट और साथ में यूरोप वाली कॉन्टिनेंट में मैंने सारी चीजें पढ़ाई थी। तो वहां पे आप इसे कनेक्ट कर पा रहे होगे कि हाँ सर यहाँ पे ये चीजें प्रमाण मिलता है। दूसरा इन्होंने जो प्रमाण दिया वो इन्होंने ये कहा कि ग्रोसोपैट्रिस जो मेसोसॉरस थे, यानी यहाँ पर भी इन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, साउथ अमेरिका और प्रायद्वीपीय पठार भारत में भी इस जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं। भाई ऑस्ट्रेलिया अगर भारत से कनेक्ट नहीं होगा तो कैसे ऑस्ट्रेलिया और भारत में एक जैसे जीव के प्रमाण मिल सकते हैं। या फिर साउथ अमेरिका और ब्राजील, जो साउथ अफ्रीका कह दो चाहे साउथ अमेरिका और ब्राजील के पार्ट को कहोगे, तो एक कैसे एक दूसरे के साथ प्रमाण मिल सकते हैं ऐसी जगहों पे जो अगर कॉन्टिनेंट अलग हैं तभी तो प्रमाण अलग अलग है। मैं कहूँ कि अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो और आप कभी तमिलनाडु गए ही नहीं, समझना मतलब अभी आप स्थल खंड पे, तो आप तमिलनाडु गए होगे, रहे होगे और फिर आपने वहां पे घर बना के काम किया होगा, कल्चर डेवलप किया होगा, अडॉप्ट किया होगा, लेकिन हजारों साल बाद ऐसा भी हो सकता है मान लो तमिलनाडु एक अलग हिस्सा बन जाए, तो क्या उस समय के लोग ये प्रमाण नहीं ढूंढेंगे कि भाई यूपी का रहने वाला बंदा
बिहार का रहने वाला बंदा तमिलनाडु में भी सेम एक्टिविटी करता हुआ पाया जा रहा है। इसका मतलब पहले कभी भारत एकजुट रहा होगा, लेकिन बाद में इसकी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से 3-4 टुकड़े हो गए, ऐसा हो सकता है। तो यही सेम प्रोसीजर जो है कि ये वैगनर महोदय ने कहा था कि महाद्वीप पहले आपस में जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से एक जीवाश्म दूसरी जगह पे मिल रहा है जो आज अलग अलग महाद्वीपों में देखने को मिलता है। तो यही उनके प्रमाण थे जिसके आधार पर हम वैगनर की थ्योरी पढ़ते हैं। आई थिंक समझ गए हो कि आप जो है कि अब यहाँ पर अगर हम आगे देखते हैं कि हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेज नंबर 26 पे जो हमने अभी समय सारणी पढ़ी थी, कुछ और नहीं, इसको जो वैगनर सिद्धांत से पहले ये वाली जो समय सारणी पढ़ी थी, इसके बाद हमें एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेना चाहिए था, वो छूट गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। वो ये था कि जो पर्वतों के आधार पे जो समय अवधि का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे अगर आपसे पूछा जाता है अब बताओ एजोइक और फेनेरोजोइक, तो एजोइक में क्या होता है, प्री कैम्ब्रियन आता है एजोइक में ही, जो कि इस युग में जितनी भी प्राचीन पर्वतों का निर्माण हुआ होगा वो आर्कियन पर्वत कहलाएंगे, क्योंकि इसमें कोई जीवाश्म नहीं मिलेगा। जीवाश्म नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, आपकी जो अरावली पर्वत है वो आर्कियन पर्वत कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? क्यों? क्योंकि प्री कैम्ब्रियन यानी अजोइक काल से संबंधित है, जिसमें किसी भी प्रकार के जीवाश्मों का प्रमाण नहीं मिलता। जबकि फेनेरोजोइक में आपका 3 कैटेगरी आते हैं, मेसोजोइक आती है, ठीक है, मेसोजोइक भी इसी में आती है, तो इसमें जो है कि आपको प्रमाण मिलते हैं। फिर आगे हम देखते हैं, जब हम फेनेरोजोइक में आते हैं तो पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनेजोइक, ये 3 कैटेगरी होती हैं, जिसमें प्राचीन पर्वतों को हम क्या कहते हैं कि सेलेडोनियन भी पर्वत कह सकते हैं, यानी जीवाश्म युक्त ये पर्वत है, कैलेडोनियन पर्वत कहते हैं। वहीं मेसोजोइक की बात करेंगे तो मध्ययुगीन पर्वतों को हम हर्सिनियन पर्वत भी कहते हैं, और सेनेजोइक पर्वत में जो निर्माण हुए वो नवीन मोड़दार पर्वत जैसे अल्पाइन पर्वत भी कहते हैं। तो ये पूछा जाता है। अब नवीन मोड़दार पर्वत की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे कि हिमालय का निर्माण सामान्यतः सेनेजोइक के कई अलग अलग कैटेगरी में होते हैं, जैसे पेलियोसीन में होते हैं, मायोसीन में होते हैं, अलग अलग कैटेगरी में होते हैं। तो इन पर्वतों को हम अल्पाइन पर्वत भी कहते हैं। इसीलिए जब आप हिमालय पर्वत की संरचना को पढ़ते हो तो वहां पे एक अल्पाइन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। मेसोजोइक में जितने भी पर्वतों का निर्माण हुआ होगा उसे हम हर्सिनियन पर्वत कहते हैं, और जितने भी पेलियोजोइक पर्वतों का निर्माण हुआ होगा उसे हम कैलिडोनियन पर्वत भी कहते हैं, जो कि ये तीनों ही पर्वत जीवाश्म युक्त होते हैं। लेकिन जो प्री कैम्ब्रियन में जो कि जीवाश्म रहित पर्वतों का निर्माण होता है उसे हम आर्कियन पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कियन पर्वत कहते हैं। अब यहाँ पर आपकी ये पूरे टॉपिक आपका जियोमॉर्फोलॉजी का कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग कल से इसमें हम लोग क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान का अध्ययन करना शुरू करेंगे, और जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम भारत की जलवायु को भी कवर करेंगे। क्योंकि कई लोगों ने जो पीडीएफ लेते समय कमेंट किया कि सर इसमें इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक्स कहाँ पे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो मैं उनको बता देना चाहूंगा कि ये पीडीएफ के अंतर्गत हमने जितने भी जलवायु से संबंधित प्रभाव होंगे वो भारत की जलवायु पर भी इसमें इंक्लूड किए गए। जैसे आप यहाँ पे परिवर्तन का अध्ययन वगैरह ये सब करने के बाद आप सीधे देखोगे यहाँ पे भारत की भी जलवायु के बारे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से भारत की जलवायु प्रभावित होती है और मौसम में क्या क्या परिवर्तन होता है, ये सारी चीजें। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो मौसम को प्रभावित करता है वो होता है टेम्परेचर। तो तापमान से कैसे कैसे तापमान होता है, इसमें सूर्य का क्या योगदान होता है, सोलर एनर्जी का क्या पॉइंट होता है, ये सारी प्रोसीजर को हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। तो ये बहुत अच्छी क्लास रहेगी आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को पसंद भी आ रही होगी, और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी किया करिए। और अगर आप इसकी पीडीएफ को परचेस करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए जा रहे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, जहां पर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी व्हाट्सएप पर, और यहां से आपको जो है कि सारी पीडीएफ के बारे में डिटेल पता चल जाएगी, सारे सब्जेक्ट की लिस्ट पता चल जाएगी, और वहां से आप इसे परचेस कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।